नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हमारी शानदार वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हमें चर्चा करनी है कि आखिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या, इसके इतिहास को हमें जानना है, इसके उपयोगी की चर्चा हम करेंगे। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रकार की चर्चा हम करेंगे, इसकी प्रक्रिया को जानेंगे। भारत में एआई के विकास की चर्चा हमें करनी है, एआई के उदाहरणों को हम देखेंगे। फिर हमेशा की तरह हम चर्चा करते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो इस टॉपिक में भी हम अपनी उस प्रक्रिया को दोहराएंगे। फिर अंत में आपने कितना सीखा, इस बात के आकलन के लिए, इस बात के असेसमेंट के लिए हम अभ्यास प्रश्न पुस्तिका अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा भी अलग से एक वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस नए टॉपिक को, जिसका नाम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सामान्य अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बुद्धि क्षमता या बौद्धिक क्षमता। नाम से ही समझ में आ रहा है, कृत्रिम तरीके से, प्राकृतिक तरीके से नहीं, कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता को हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। पहली चीज दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम को अपने आप सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान करना कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाता है। किसको? कंप्यूटर प्रोग्राम को अपने आप सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान करने को ही हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, कि कंप्यूटर प्रोग्राम खुद से चीज़ों को सीख सके, उनके बारे में जान सके और सोचने की क्षमता डेवलप कर ले, किस परिस्थिति में किस प्रकार से प्रतिक्रिया देनी है, इसे हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर होंगी। फिर हम बात करते हैं अपने अगले बिंदु की, जो आपसे कहता है दोस्तों, हाल ही के वर्षों में ऐसी मशीनों के निर्माण की और तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं जिससे मनुष्य को ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब ऐसी मशीनों को डेवलप किया जा रहा है जो मनुष्य के काम करने में कमी लेकर आएंगी, अर्थात मनुष्य को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत मनुष्य को नहीं होगी। आने वाले समय में हमारे सामने ऐसे उपकरण, मशीनें उपलब्ध होंगे। निकट भविष्य में मानव मस्तिष्क के सारे क्रियाकलाप मशीनी रूप धारण कर लेंगे। इस विधा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। किस बात को कहते हैं? कि मानव मस्तिष्क के जितने भी क्रियाकलाप हैं, सोचने समझने तार्किक क्रियाओं को करने की जो क्षमता है, जब वह मशीन करने लगेंगी या वे सभी क्षमताएं मशीनी रूप धारण कर लेंगी, तो इसे ही हम कहेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है? एक ही बात को दोस्तों अलग अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने का या प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर बारी आती है कि आखिरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, जॉन मैकार्थी, इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट में एआई कहते हैं, या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। किसे? जॉन मैकार्थी को। अब बारी आती है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर की किन भाषाओं का उपयोग करते हैं, इसे भी आप ध्यान रख लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लिस्प, जावा, प्रोलॉग, पाइथन, इन सभी भाषा का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है। फिर दोस्तों, सेल्फ ड्राइविंग कार, कंप्यूटर गेम, नेविगेशन सिस्टम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग
तेजी से किया जा रहा है। दोस्तों अब कार जब खुद से चलेगी तो उसमें खुद से चलने की समझने की क्षमता होनी चाहिए, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर स्पीड बढ़ाना है, कहाँ पर टर्न लेना है। इसी प्रकार से कंप्यूटर गेम में और नेविगेशन सिस्टम में तेजी से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को किया जा रहा है। ठीक, फिर बारी आती है राष्ट्रीय एआई पोर्टल की। तो किसने लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2020 में राष्ट्रीय एआई पोर्टल को लॉन्च किया गया। ध्यान रखें, राष्ट्रीय एआई पोर्टल वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। फिर बारी आती है कि के विजय राघवन समिति का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम, इससे संबंध किसका है? के विजय राघवन समिति का। किससे है इनका संबंध? राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम से। फिर दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं समाचार के पन्नों से। स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। कैसा पहला राज्य मध्य प्रदेश है? स्कूली शिक्षा में एआई को पढ़ाने वाला, बढ़ावा देने वाला नहीं दोस्तों, पढ़ाने वाला, मतलब तो वही हुआ, बढ़ावा देगा पढ़ा के। ठीक है, स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। इतनी चीज आप ध्यान रख लें। कुछ बिंदुओं की चर्चा हम फिर से कर लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, जो फैक्चुअल नेचर के हैं। जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृत्रिम तरीके से की गई, विकसित की गई बौद्धिक क्षमता को कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? मानव मस्तिष्क के जो भी क्रियाकलाप होंगे वह मशीनी रूप धारण कर लेंगे, या वे सभी काम मशीन के द्वारा किए जाने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जॉन मैकार्थी को हम एआई का जनक कहते हैं। और दोस्तों एआई, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं विस्तृत रूप में, इसमें लिस्प, जावा, प्रोलॉग, पाइथन, इन कंप्यूटर भाषाओं का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एक प्रश्न आपसे यह है कि जो भाषा कंप्यूटर को समझ में आती है वह किस स्तर की भाषा होती है? और कुछ भाषाओं के नाम आप हमें बताएं जो आपको इस वीडियो में नहीं बताए गए हैं। ये सभी काम आपको कमेंट सेक्शन में करना है। फिर दोस्तों के विजय राघवन समिति, ध्यान रखें प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आ गया कि के विजय राघवन समिति का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है, तब आपको समस्या हो जानी है यदि आपने ध्यान से चीज़ों को नहीं पढ़ा। क्योंकि समितियां तो आर्थिक या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी बनाई जाती हैं, समितियां पॉलिटी के सेक्टर में भी बनाई जाती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो यही समिति है। के विजय राघवन, इसका संबंध कृत्रिम बुद्धिमत्ता से है। जलवायु परिवर्तन, शिक्षा आदि के संबंध में समितियां बनाई जाती हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ध्यान से सुन लें, के विजय राघवन समिति का संबंध किससे है? इसका संबंध है राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम से। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब बारी आती है कि आखिर इसके लाभ क्या होंगे। किसके लाभ? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लाभ। क्या लाभ होंगे दोस्तों? कम गलतियों के साथ सटीक परिणाम प्राप्त होगा, बिल्कुल सही। दोस्तों ऐसे व्यवहारिक प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं, निम्न में से कौन सा एआई का लाभ है या नहीं है? तो आपको इनको भी एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना है। तो भाई लाभ क्या होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का? कम गलतियों के साथ हमें सटीक परिणाम प्राप्त होंगे, अधिक डेटा वाले कार्य के लिए अब कम समय लगेगा, एआई संचालित वर्चुअल एजेंट हमेशा उपलब्ध रहेंगे। अब किसी भी काम को करवाने के लिए यदि आप इंसान को रखते हो तो 24 घंटे में से उसको सोने के लिए, खाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए समय चाहिए होगा, उसमें से फिर जो टाइम उसका बचेगा उसमें काम करेगा। लेकिन एआई में ऐसा नहीं होगा, ये एजेंट आपके पास हमेशा 24/7 रहेंगे, क्योंकि रोबोट को सोने की आवश्यकता नहीं होगी, उनको चार्ज होने की आवश्यकता होगी। तो आप उनको जल्दी से चार्ज कर लेंगे, फास्ट चार्जिंग वाले ऑप्शंस होंगे आपके पास। ठीक, तो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे एआई संचालित वर्चुअल एजेंट। पहली चीज़, एक ये भी बेनिफिट हो गया।
हालांकि यह तीसरी चीज होगी। पहली चीज में हमने देखा कम गलतियों के साथ सटीक परिणाम, फिर अधिक डेटा वाले कार्य कम समय में होंगे, और एआई संचालित वर्चुअल एजेंट आपके पास हमेशा अवेलेबल होंगे। ठीक है। शिक्षा, संचार, रक्षा, आपदा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपके लिए, इसको भी आप ध्यान रख लें। और नए स्टार्टअप से रोजगार की प्राप्ति होगी। फिर दोस्तों एआई के क्षेत्र में नए नए स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। ठीक। फिर बारी आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान क्या होने वाले हैं। दोस्तों अधिक लागत की आवश्यकता होती है ऐसे स्टार्टअप को इनको परफॉर्म करने में या एआई से संबंधित प्रयोग करने में। ठीक है। इनमें भावनाओं का अभाव होगा, क्योंकि भावना इंसान में होती, मशीन में तो होती नहीं है। तो एक ये डिसएडवांटेज है, ये नुकसान है कि इनमें भावनाएं नहीं होंगी, तो इंसान की तरह ये फील नहीं कर पाएंगे किसी चीज को। मशीनी कार्यों से बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो जाएगी। हालांकि जो स्टार्टअप एआई के क्षेत्र में आएंगे तो वहां तो भाई रोजगार बढ़ जाएंगे, लेकिन बाकी सभी सेक्टर के रोजगार जो मशीनों द्वारा अपने हाथ में ले लिए जाएंगे। कृषि के लिए अलग से मशीन्स आएंगी, होटल में वेटर के लिए अलग से रोबोट्स आने लग जाएंगे, है ना। अलग अलग प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा। सफाई के लिए अलग, ड्राइविंग के लिए अलग। तो फिर ड्राइवर क्या करेगा, होटल में वेटर क्या करेगा, सफाई कर्मचारी क्या करेंगे, खेतों में जो श्रमिक काम करते वो कहाँ जाएंगे। तो फिर इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्योंकि मशीनें काम करने लग जाएंगी। एक मशीन दोस्तों कितने सारे इंसान का काम कर सकती है एक साथ। तो यहाँ पर ये चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है जिसकी फिलहाल कमी है। इन फ्यूचर इन सब में बढ़ोतरी होगी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये समस्या हमेशा बनी रहेगी तकनीकी विशेषज्ञता वाली। आगे लोग सीखेंगे इस क्षेत्र में, शैक्षणिक कार्यों में प्रगति होगी, शैक्षणिक अनुसंधान बढ़ेंगे तो इस कमी को पूरा किया जा सकता है। मशीनों पर निर्भरता बढ़ जाएगी, हर काम इंसान अपने हाथ में चाहेगा, इससे इंसान आलसी हो जाएगा। एक समस्या ये भी हो सकती है। आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है। कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है ना। आदि आदि तमाम ऐसी चीजें होती है जिनका खामियाजा आने वाली जनरेशन्स को, जो भविष्य की पीढ़ियां हैं जो आने वाली हैं धरती पर, उनको भी भुगतना पड़ सकता है। तो ये कुछ नुकसान थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अब हम चर्चा कर लेते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इतिहास की या विकास की। एक तरफ दोस्तों यहाँ पर वर्ष है और दूसरी तरफ विवरण की चर्चा की जा रही है। तो हम शुरुआत करेंगे दोस्तों वर्ष में, वर्ष 1923 से। यहाँ आपको ध्यान रखना है कैरेल कैपेक के द्वारा पहली बार लंदन में एक नाटक के दौरान रोबोट शब्द का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखें, आपसे प्रश्न बने यदि कि रोबोट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तब आपको ध्यान रखना है रोबोट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। कैरेल कैपेक ने किया था। रोबोट शब्द का प्रयोग कब किया था, वर्ष 1923। सन याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन तो है नहीं। मशीन में असीमित भंडारण क्षमता होती है, हमारे पास कम है। तो सिलेक्टेड चीज़ों को हमें अपने दिमाग में रखना है जो एग्जाम के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सन का प्रेशर आप ना लें, कैरेल कैपेक याद हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। इन्होंने रोबोट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लंदन में एक नाटक के दरमियान, इतना आप ध्यान रख लें। फिर बारी आती है 1943 की। पहली बार न्यूरल नेटवर्क की नींव रखी गई। फिर वर्ष 1945 कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र इजाक एसिमोव पहली बार रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग किया। रोबोट शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैरेल कैपेक ने किया था और रोबोटिक्स शब्द का प्रयोग किया इजाक एसिमोव ने। इनके नाम पर याद रख लें आप। रोबोट शब्द के लिए के याद रख लें, ठीक, और रोबोटिक्स के लिए आप इजाक एसिमोव याद रख लें। फिर बारी आती है 1950 की। एलन ट्यूरिंग के द्वारा मशीनों का ट्यूरिंग टेस्ट किया गया। किसने किया ट्यूरिंग टेस्ट? इन्हीं के नाम पर ट्यूरिंग टेस्ट नाम रख दिया गया, जिनका नाम है एलन ट्यूरिंग। दोस्तों ट्यूरिंग परीक्षण में क्वालिफाई होने वाली मशीनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता था या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीनें कहा जाता था। कौन? जो ट्यूरिंग परीक्षण पास कर लेती थी। ठीक, यह मशीन मानव के समान व्यवहार करने में
सक्षम होती थी या मानव समान व्यवहार करने के योग्य होती थी। कौन सी मशीन है? जो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लेती थी। और सबसे पहले 1950 में किया गया। किसके द्वारा कराया गया या किया गया? तो एलन ट्यूरिंग के द्वारा किया गया। फिर बारी आती है वर्ष 1956 की। दोस्तों जॉन मैकार्थी ने पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द को परिभाषित किया। किसने किया? जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द को परिभाषित किया था कि एक्चुअल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता क्या है। कृत्रिम तरीके से बौद्धिक क्षमता का विकास करना ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है। परिभाषित किसने किया था? परिभाषित किया था जॉन मैकार्थी ने। दोस्तों इनके द्वारा ही, किनके द्वारा ही? जॉन मैकार्थी के द्वारा वर्ष 1958 में। दोस्तों ये सन आप याद रख लें, क्योंकि इस सन में जॉन मैकार्थी के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लिस्प प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। और लिस्प का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप अपनी जिम्मेदारी समझकर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। हर वीडियो में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, आप सारे कमेंट ना करें, लेकिन एक दो प्रश्न के आंसर आप जरूर दें, ताकि आप भी इस वीडियो में पार्टिसिपेट कर पाएं। आपका पार्टिसिपेशन, आपकी भागीदारी भी इस वीडियो में होनी चाहिए, जिससे हमें भी लगता है कि पढ़ाने की सार्थकता सिद्ध हो रही है और एक मनोबल बना रहता है लगातार वीडियोस बनाने के लिए, आपसे प्रश्न करने के लिए, चीज़ों को इंटरकनेक्ट करने के लिए। इसी से दोस्तों इंटरलिंकिंग की अप्रोच आपकी डेवलप होगी। फिर इसके माध्यम से आप अलग अलग निमोनिक्स के माध्यम से चीज़ों को याद कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अलग अलग टॉपिक को रिलेट करके आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। तो एक में भी 19-20 हुआ, थोड़ा बहुत आप भूले, तो दूसरे से यदि करेक्ट होंगी चीज़ें तो आप उसको आसानी से याद रख पाएंगे। तो आपका ही बेनिफिट इसमें है। तो आपका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में, स्पेशली वहाँ जहाँ पर आप अपने एम के पीछे भाग रहे होते हैं। आप यहाँ पर अपने एम के पीछे भाग रहे हैं, तभी आप हमारे इस वीडियो को अपने जीवन का कीमती समय निकाल कर देख रहे हैं। तो इतनी बातें आप हमारी ज़रूर ध्यान रखें। फिर हम बात करते हैं वर्ष 1979 में। यहाँ पर क्या हुआ? कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित पहली स्वचालित व्हीकल स्टैनफोर्ड कार्ट का निर्माण किया गया। उतना महत्वपूर्ण फैक्ट मुझे आपके एग्जाम के लिहाज से नहीं लगता, फिर भी आप इसको ध्यान रखें। 1989 में क्या हुआ? पहली कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित स्वचालित व्हीकल, कौन सी व्हीकल? स्टैनफोर्ड कार्ट का निर्माण किया गया। फिर 1981 की बात आती है, तो जापान ने दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित 5th जनरेशन प्लान प्रारंभ किया। ध्यान रखें दोस्तों, 5th जनरेशन प्लान जापान का किससे संबंधित था? वर्ष 1981 का ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित। इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। फिर आते हैं हम वर्ष 1990 पर। भाई यहाँ क्या ऐसा हो गया? डॉक्टर सिथिया जी वेंजल, कौन? डॉक्टर सिथिया वेंजल द्वारा भावनात्मक रोबोट किस मेट को बनाया गया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। भैया इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए, तो आप ध्यान रख लें कि किसमेट क्या है दोस्तों। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भाई किसमेट क्या है? एक रोबोट है। जब इतना याद हो जाए तो ध्यान रख लेना कि एक ये भावनात्मक रोबोट है। आपसे प्रश्न पूछ लिया निम्न में से कौन सा रोबोट भावनात्मक है, तब आप याद रखेंगे किसमेट भावनात्मक रोबोट है। या ऐसा प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक रोबोट है या नहीं है, तो किसमेट नाम से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। किसने बनाया? डॉक्टर सिथिया वेंजल के द्वारा इसे बनाया गया। किसे? किसमेट को बनाया गया। ये भावनात्मक रोबोट है दोस्तों। नेमोनिक्स बना के आसानी से आप इसे याद कर लेते हैं या कर सकते हैं। अब कैसे नेमोनिक्स बनाना है, किसमेट से आप आराम से समझ सकते हैं। फिर वर्ष 1997, भाई बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है 1997 वाला। क्या है? डीप ब्लू चेस प्रोग्राम के दौरान, डीप ब्लू चेस प्रोग्राम के द्वारा वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया गया। किसके द्वारा? डीप ब्लू चेस प्रोग्राम के द्वारा वर्ल्ड चेस चैंपियन है गैरी कास्परोव, इन्हें हरा दिया गया था। तो याद रखें किस प्रोग्राम ने हराया था इनको? डीप ब्लू चेस प्रोग्राम ने। या डीप ब्लू कंप्यूटर याद रख लें आप, डीप ब्लू बस याद रख लें, आपका काम चल जाएगा। वर्ष 1997 की बात की जा रही है।
फिर बारी आती है ब्रिटेन के द्वारा प्रोजेक्ट एलवी नाम का प्रोजेक्ट जारी किया गया जिसका संबंध एआई से था। ध्यान रखें दोस्तों, एलवी प्रोजेक्ट किसका है? तो ये ब्रिटेन का है। किससे संबंधित है? एआई से संबंधित है। इतना आप ध्यान रख लें, एलवी प्रोजेक्ट ब्रिटेन का है और इसका संबंध एआई से है। ठीक है, फिर हम चर्चा कर लेते हैं किस चीज की? फिर हम चर्चा कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने मिलकर एस्प्रिंट प्रोग्राम की शुरुआत की जिसका उद्देश्य एआई के क्षेत्र में रिसर्च करना है। अब आप एक याद रख लें एलवी, एक याद रख लें आप एस्प्रिट। एलवी किसका है? ब्रिटेन का है, संबंध एआई से है। एस्प्रिट क्या है? यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश हैं उन्होंने मिलकर एस्प्रिट प्रोग्राम की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य भी एआई में क्या था? रिसर्च करना था। इतनी चीजें आप ध्यान रख लें। फिर बारी आती है दोस्तों कुछ दूसरे तथ्यों की। वर्ष 2021 में लॉन्च की गई यूएसआईएआई पहल। कौन सी यूएसआईएआई पहल? अर्थात यूएस इंडिया एआई दोस्तों, यूएस फॉर अमेरिका, आई फॉर इंडिया, एआई फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अर्थात वर्ष 2021 में लॉन्च की गई यूएसआईएआई पहल भारत और अमेरिका के मध्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। एक बार मैं आपको फिर से लिख के दिखाता हूं, यूएसआईएआई। तो आपको क्या समझना है? यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका, आई फॉर इंडिया, एआई फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वही चीज है, अर्थात अमेरिका और भारत के मध्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पहल है यूएसआईएआई। इसी को शॉर्ट में लिख दिया इन्होंने। कब लॉन्च की गई? वर्ष 2021 में लॉन्च की गई। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है एनएआईपी मतलब नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखें सबसे पहले तो, एनएआईपी नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है दोस्तों? नीति आयोग कर रहा है। किसका? नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम एनएआईपी का क्रियान्वयन कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का गठन किसके द्वारा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया गया। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। फिर बारी आती है एग्जाम हेल्प की। इसकी चर्चा भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं दोस्तों। SUPACE इसका फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। इसको आप ध्यान रख लें, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। क्या? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। यह क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक पोर्टल है। इसका उद्देश्य कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीशों की सहायता करना ताकि कोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ जाए। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता बढ़ जाए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर अर्थात सुप्रीम कोर्ट से संबंधित पोर्टल है। किस चीज के लिए? असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, सहायता करने के लिए ताकि कोर्ट की क्षमता बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक, एआई आधारित एक पोर्टल है। क्या? SUPACE। इसका उच्चारण दोस्तों आप खुद कर लें, जो आपको अच्छा लगे अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों की, एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इसके आगे की कहानी भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हमारे साथ आप लगातार। दोस्तों एक बात और मैं आपसे हमेशा कहना भूल जाता हूं वीडियो में कि टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इवन हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपसे नहीं बोल पाता हूं, तो आप उस लिंक पर दोस्तों ज़रूर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हम वहाँ पर लगातार बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होती हैं, पोस्ट करते रहते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को विजिट करते रहें और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें, अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाते रहें। ज्ञान तो असीमित है, उसको पार पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जितना मैक्सिमम आप ज्ञान को इकट्ठा करने का प्रयास करें, एकत्रित, और लगातार हमारे साथ बने रहें, लगातार मेहनत करें और तब तक नहीं रुके जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती हो। जब एक बार मंजिल प्राप्त हो जाएगी
तो पता ही नहीं चलेगा, दूसरी मंजिल ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, क्योंकि चलती का नाम जिंदगी है, वो कभी नहीं रुकती। रुकी मतलब ऊपर निकल लिए। ठीक, तो लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।